प्रदेश में संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे से दुगना ढाई गुना ज़्यादा अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में कम हुई, उसकी वजह से कम हुआ। आज जो है वो हमारा देश में सबसे बड़ा दुनिया का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। ये वैक्सीन मैत्री बंद करके हर व्यक्ति जो भारतवर्ष का है उसे निशुल्क वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। केंद्र और राज्य टकराएंगे तो क्या कोरोना से लड़ पाएंगे? इस सवाल के साथ शुरू करने जा रहे हैं आज का संविधान की शपथ। नमस्कार, हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। महामारी के दौरान स्वास्थ्य सिर्फ राज्य का मसला नहीं रह जाता, उसमें केंद्र की भी भूमिका अहम हो जाती है और यही व्यवस्था अब कोरोना वैक्सीन के मामले में टकराव की वजह बन गई। कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है तो केंद्र की तरफ से पलट कर कहा जा रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो क्या यही तनातनी महामारी से लड़ने में सबसे बड़ी अड़चन है? इसी पर चर्चा करेंगे आज के हमारे खास मेहमान नवाब मलिक साहब, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र सरकार, सैयद जफर इस्लाम, सांसद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर रवि मलिक, निदेशक हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के, डॉक्टर अंशुमान, कैंसर विशेषज्ञ। तो चलिए बिना भय पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। देश में कोरोना के एक दिन में 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। ये दुनिया में एक दिन के कोरोना मामलों का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन कोरोना से एकजुट होकर लड़ने की बजाय केंद्र और गैर बीजेपी शासित राज्यों के बीच एक अलग ही लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई है कोरोना वैक्सीन को लेकर। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया है। ओडिशा सरकार का कहना है वैक्सीन की कमी से कई जगह पर टीकाकरण रुका हुआ है। झारखंड सरकार ने कहा है हमारे पास सिर्फ 1 या 2 दिन की वैक्सीन ही बची है। दिल्ली सरकार का कहना है उसके पास 4 से 5 दिन का ही स्टॉक बचा है। राजस्थान सरकार की शिकायत है कि केंद्र ने जो 1000 वेंटिलेटर्स भेजे वो 2-2.5 घंटे में ही खराब हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की शिकायत है कि केंद्र ने बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा वैक्सीन दी। उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना दिया गया है? 44,98,450 यानी 45 लाख दिया गया है। हमारी संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी वहां पर दिया गया है। उधर एनसीपी कोटे से महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे केंद्र पर बरस रहे थे, लेकिन वहीं उन्हीं की पार्टी के प्रमुख हैं शरद पवार, उन्होंने टोपे की शिकायत की खुद ही हवा निकाल दी। केंद्र सरकार सुद्धा या संकटातून राज्याला मदत करण्यासाठी पूर्णपणे सहकार्याची भूमिका घेते। कालच मी देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला, चर्चा त्यांच्याशी केल्या। वैसे महाराष्ट्र सरकार के आरोपों का जवाब देने के लिए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। 5 लाख डोज खराब हुए क्योंकि प्लानिंग ही नहीं ढंग से। ऐसा कैसा चलेगा? तो प्लान करना पड़ेगा। ये राज्य सरकार की ड्यूटी है। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। इसीलिए संविधान की शपथ में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, केंद्र और राज्य टकराएंगे तो क्या कोरोना से लड़ पाएंगे? इसी सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च कर दिया है। आप अभी भी वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। शो के आखिर में आपकी राय मतलब पोल के आंकड़े रखेंगे आपके सामने। और संविधान की शपथ में मेहमान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक साहब का और उनसे जानते हैं। नवाब मलिक साहब, मौका तो ये कोरोना से लड़ने का है, लेकिन इस वक्त केंद्र और राज्य सरकार में ये टकराव क्यों? देखिए, ऐसा है कि पिछले 1 साल से जो MCR ने नियमावली बनाई, जो केंद्र सरकार ने जो भी गाइडलाइन बनाई, निश्चित रूप से महाराष्ट्र उसका पालन कर रही है। किसी भी प्रकार का हम उन गाइडलाइनों को नहीं मानेंगे, कभी हमने नहीं कहा। अब जब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस हैं, जिस तरह से टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, हर राज्य को एक कोटा दिया गया है कि आपके पास फ्रंट लाइन वर्कर कितने हैं, आपके पास 60 साल की लोक संख्या कितनी है, 45 साल की उम्र की लोक संख्या कितनी है,
और 3.5 करोड़ का हमारा टारगेट है, हम लोगों को टीकाकरण करें। हमारी उम्मीद थी कि जिस तरह से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे ये पेशेंट सामने आए, हमने टीके की जो मांग की थी, एक दिन में हमने 6 लाख टीकाकरण की तैयारी की, 4000 के करीब हमने सेंटर तैयार किए। तो हमें जिस तरह से जो टीके की खेप मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें अन्याय हो रहा है। हम एक दिन में 6.5 लाख 7 लाख टीका लगाते हैं, हमें कल जो टीका दिया गया 7.5 लाख, उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश को 48 लाख, गुजरात को 30 लाख, हरियाणा को 24 लाख, मध्य प्रदेश को 40 लाख। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ज़्यादा दिया गया, उनकी लोक संख्या हमसे दुगनी है, लेकिन महाराष्ट्र में 2 नंबर की लोक संख्या हमारे पास। अगर हमें इस तरह से टीके की खेप देने में सरकार कहीं ना कहीं इस तरह की भूमिका लेगी, तो कम से कम जनता के बीच में चीज़ों को लाना ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आइए सैयद जफर इस्लाम साहब, आरोग्य मंत्री जी ने ये चीज़ें, ठीक है सर, ये आइए सैयद जफर इस्लाम साहब, यहाँ पर बहुत ही सटीक बात जो नवाब मलिक साहब की तरफ से रखी जा रही है, इसी बात का जवाब दे दीजिए सर कि टीके को लेकर भेदभाव क्यों कर रही है महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार? सबसे ज़्यादा वैक्सीन के लिए किसको दिया गया है डोज? सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 14 लाख जो है उनको ही दिया गया है। उसमें से 90 लाख अभी उन्होंने इस्तेमाल किया है, बाकी डोजेज उनके पास पड़े हैं। 7,38,000 जो है वो ट्रांजिट में है, 5 लाख इन्होंने बर्बाद किया है, और आगे आने के लिए जो भी ज़रूरत है उसके लिए जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया वो सबके लिए दिक्कत है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अश्योरेंस है सरकार की तरफ से कि हम पूरी करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नवाब मलिक साहब अच्छे से जानते हैं कि अभी उनकी पार्टी जो है और उनके जो गृह मंत्री जो थे और पूरे और भी जो मिनिस्टर हैं और जो सरकार है वसूली में पड़ी है, वो धंधा बना के रखा है वहाँ पर आप वहाँ का ऐसा संगीन कभी किसी पुलिस कमिश्नर ने इस तरह की बात नहीं की जिस तरह के पुलिस कमिश्नर और उसके लोग वहाँ पर जो वाजे जो अरेस्टेड है उसने जिस तरह की जो बाकी बातें बताई है, इतना संगीन जो है किसी सरकार पे जफर इस्लाम साहब, देखिए मैं यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठी हूँ, सरकार की प्राथमिकता वैक्सीन थोड़ी है। मैं चर्चा करने के लिए बैठी हूँ कोरोना पर, मैं चर्चा करने के लिए बैठी हूँ वैक्सीन पर, लेकिन आप जिस तरीके से वसूली कांड को लेकर आ गए इस पूरे मामले पर, तो ऐसे में नवाब मलिक साहब सैयद जफर इस्लाम की तरफ से ये कहने की दर्शकों को कोशिश हो रही है कि साहब ये कह जरूर रहे हैं कि कम है डोज, लेकिन दरअसल ये डोज और कोरोना और टीकाकरण को लेकर फिक्रमंद नहीं है। ये सरकार अपनी छवि को लेकर इतनी फिक्रमंद है कि वसूली कांड से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र पर ये तोहमत लगा रहे हैं आप लोग। ये देखिए रुमाना जी, मैं फिर बहुत अदब से ये बहस में शामिल होने के लिए आया हूँ जी। हमने कोविड को लेकर चर्चा रखी है जी। अब जफर इस्लाम साहब या पूरी भारतीय जनता पार्टी या कल की प्रेस रिलीज केंद्रीय आरोग्य मंत्री की, उसमें एक सरकारी प्रेस रिलीज में महाराष्ट्र की सरकार को वसूली सरकार कहा जा रहा है। अब जिस तरह से एक जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, जो कमिश्नर पूरी तरह से गुनाह में लिप्त है, गलत कामों में, उसको बुला के दिल्ली में सुपारी दी जा रही है कि आप बदनामी करने का काम करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अब ये कहेंगे कि हम लोग इस तरह के काम करते हैं, लोग मर रहे हैं, बहस होने वाली है, कोरोना पर और चर्चा बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आप दोनों से गुजारिश करना है तो हम लोग मैं भी आप करेंगे। दोनों से गुजारिश मैंने प्लीज नवाब मलिक कहा था कि मैं पहले ही बता दूं, ये बदतमीजी वाले खेल में हमें नहीं शामिल होना है। मुझे आप माफ करें, मैं इस बहस में शामिल नहीं होना चाहता। सर मैं सिर्फ चर्चा करना चाहती हूँ कोरोना पर। सर देश जानना चाहता है कि शरद पवार साहब तो तारीफ कर रहे हैं केंद्र सरकार की, शरद पवार केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इनके पास कुछ कहने को नहीं है, नहीं इनको ये भाग जाएंगे, इसलिए कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सब कुछ जानते हैं। तारीफ कर रहे हैं केंद्र सरकार की कि स्वास्थ्य मंत्री जो है वो जितना कर सकते थे उतनी मदद कर रहे हैं, केंद्र सरकार जितना कर सकती थी उतनी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है नवाब मलिक साहब अब इस चर्चा में हमारे साथ नहीं है मौजूद, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में हिस्सेदार तो कांग्रेस भी है। और अब जवाब देने के लिए डॉक्टर अजय कुमार आपको आना होगा। सर शरद पवार कह रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार जितनी मदद कर सकती थी कर रही है, डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से पूरी मदद मिल रही है, और महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आपकी सरकार के, सर वो सवाल उठा रहे हैं, राजनीति कर कौन रहा है? देखिए रुमाना जी, अगर आप देखेंगे पूरे देश में, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, जहां पर भी
भाजपा के दूसरे भाजपा के अलावा दूसरे सरकार है, दूसरे पार्टी की सरकार है, वो इस केंद्र सरकार के एक सौतेले व्यवहार से सब लोग परेशान। और सच्चाई ये है कि आप देखिएगा कि आजमगढ़ में आपने एक दुकानदार को बुरी तरह से पीटा क्योंकि वो उनके मास्क जो है नीचे गिर गया था। आपने इंदौर में एक ऑटो रिक्शा चालक को पीटते क्योंकि उसके पास जो है मास्क नहीं है। और फिर अमित शाह जी और पूरी तरह से जो चुनाव चल रहा है, सब चीज चल रहा है, लेकिन तो ये सब देश के गरीब जनता के लिए ये लोग नियम बना रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं है। आप देख लीजिएगा। डॉक्टर अजय कुमार, मैं ये जानना चाह रही हूँ सर कि महाराष्ट्र में आपकी सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार के जो मंत्री हैं वो कटघरे में खड़ा करते हैं केंद्र सरकार को, लेकिन वहीं आपकी सहयोगी दल के प्रमुख जो हैं शरद पवार, बड़े नेता हैं, वो क्लीन चिट देते हैं, वो तारीफ करते हैं, वो कहते हैं केंद्र सरकार जितनी मदद कर सकती थी कर रही है। तो सर सच कौन बोल रहा है और कौन राजनीति कर रहा है? दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती है ना। नहीं, शरद पवार जी क्या स्टेटमेंट देते हैं उस पर मैं जो है रुमाना जी कोई हमारी टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। हम सिर्फ जो है कांग्रेस के पक्ष से अपने जो बातें रखना चाहेंगे। स्पष्ट रूप से इस तरह का मिस हैंडलिंग, आप बताइए ना कि वाह वाह मोदी जी, हमने काबू कर लिया कोरोना को, हम दुनिया के सबसे नंबर 1 देश हो गए, और अब से देख लीजिए रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब जो 1,25,000 पार कर चुका है। आप बताइएगा कि इतनी जो है यही गृह मंत्री जी हैं जो बिना मास्क और बोलते कि बाकी लोग को मास्क पहनाने के लिए कोई तैयारी नहीं है, वैक्सीन के लिए पूरा वाहवाह लूटने के लिए आपने विदेश भेज दिया है। सैयद जफर इस्लाम साहब, आइए, कोरोना की इस कहर के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि नवाब मलिक जी भाग गए, तोहमत लगा के भाग गए, हकीकत का जो है सामना नहीं कर पाए। हकीकत तो यह है कि वो सरकार जो है महाराष्ट्र में वसूली में पूरे तौर से पड़ी है। उनको लगता है कि सरकार में आज जो है मौका मिला है तो चलो जिस तरह से सरकार बना लिया बैकडोर से, उससे जितना वसूली कर सकते हैं करें। हफ्ता में 100 करोड़ रुपए देना है, ये महाराष्ट्र सरकार करी। लेकिन देखिए, नवाब मलिक अब हमारे साथ नहीं है, आप यहाँ कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र सरकार क्योंकि वसूली सरकार बन चुकी है देश की नजर में, इसलिए उससे ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब केंद्र सरकार जो है क्योंकि वो चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है बीजेपी, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए कोरोना से आंखें मूंदे हुए। तो सर मुझे इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में आप मत फंसाइए, आप मुझे सीधा जवाब दीजिए कि कोरोना का कहर मार आम आदमी पर पड़ रही है। सर मार जो है वो आम आदमी पर पड़ रही है, आम आदमी मर रहा है, ये नौबत क्यों आई है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह से उन्होंने बाहर से आए हुए लोगों को, आपको पता है ना, बाहर से आए हुए लोगों को जो क्वारंटीन करना चाहिए तो वहां पैसा लेके क्वारंटीन में छोड़ देते हैं। ये महाराष्ट्र सरकार की डिटेल है, सब पूरे दुनिया को मालूम है कि वहां पर क्वारंटीन करने का गाइडलाइन बना हुआ सेंटर का। वो कह रहे हैं नवाब मलिक के हम फॉलो कर रहे थे, अजय जी भी बोलेंगे हम फॉलो कर रहे थे। हकीकत तो यह है कि पैसा लेके वसूली करके छोड़ देते हैं, इसलिए ये सरकार में प्रॉब्लम है। ये सरकार जो है, आप देखिए, आप महाराष्ट्र में 50% केस कहाँ से आ रहे हैं भाई? इतनी बड़ी तादाद केस कहाँ से आ रही है? 56,000 जो है वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं अकेले। उसकी वजह है कि जो गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं बाकी स्टेट वो नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से वो लोगों का मन भटका, जब नंबर बढ़ गया, वसूली सामने दिख रही है, फोकस कहीं और दिख रहा है, तो वो कहते हैं कि सरकार पे ठेकरा फोड़ दो। भाई हम तो कह रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए हम हर सहूलियत देने के लिए तैयार है और दे रहे हैं। कौन सा व्यवहार गलत कर रहे हैं? तो ये गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें सहूलियतें तो नहीं मिल रही हैं, और सहूलियत में सबसे ऊपर वैक्सीन है। वो कह रहे हैं जितनी वैक्सीन हमें चाहिए केंद्र सरकार उतनी वैक्सीन हमें नहीं दे रही। केंद्र सरकार वैक्सीन बांटने में भेदभाव कर रही है अपनों को, मतलब बीजेपी शासित राज्यों को केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है, गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं सर? ये झूठ, सरासर झूठ। मैं आपको बता रहा हूं कि 1 करोड़ 6 लाख दिया गया है इनको वैक्सीन, उसमें से 5 लाख इन्होंने बर्बाद किया, 90 लाख अभी तक इस्तेमाल हुआ है, 7,38,000 ट्रांजिट में है। आगे जो है 3 दिन का जो है वो हर दिन 3 दिन का जो है उनको दिया जाता है, 2 दिन का दिया जाता है, तीसरे दिन का जो है वो उनको डिमांड देना पड़ता है। इन्होंने जो डिमांड दी है वो दिया गया। अभी इन्होंने फिर से झूठ ओडिशा भी बोल रहा है, झूठ झारखंड सरकार भी बोल रही है, मतलब सारी सरकारें झूठी हैं, आप सच्चे हैं सर। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद डॉक्टर्स का रुख करूंगी, एक्सपर्ट इंतजार कर रहे हैं।
जल्दी से आइए। डॉक्टर अजय कुमार जल्दी बिल्कुल, से और सुन आइए। लीजिए, एक और बात बता रहा हूँ। मैं जफर इस्लाम डॉक्टर साहब अजय कुमार साहब, जफर इस्लाम साहब के मुताबिक आप सब झूठे हैं, सिर्फ केंद्र सरकार सच्ची है। देखिए, दिक्कत क्या है कि अभी मध्य प्रदेश का आंकड़े देख लीजिए, इसका मतलब है कि वहां पर कोई क्वारंटीन नहीं है। अब नोएडा का देख लीजिए, वहां पर क्वारंटीन नहीं है, वो भी पैसा वसूली कर रहे हैं। कर्नाटका में भी पैसा वसूली हो रहा है। तो इस तरह के जो मुझे नहीं उम्मीद थी कि जफर इस्लाम साहब इस तरह के हल्के बयानबाजी करेंगे, लेकिन खैर उसको छोड़ दीजिए। सच्चाई ये है कि ये सरकार सिर्फ चुनाव लड़ने जानती है, उनको कोई मतलब नहीं है शासन से। अभी जो 1 साल से प्रधानमंत्री बीच में किसी तरह का मीटिंग नहीं बुलाया गया, किसी तरह का वैक्सीन स्ट्रैटेजी नहीं बुलाया गया, विदेश में वाहवाही लूटने के लिए पूरी तरह से जो है 9 करोड़ आपने भेज दिया, और प्रधानमंत्री केयर फंड का कोई पारदर्शिता नहीं है। आप पूछिएगा आरटीआई में, तो आरटीआई में आते नहीं है, कहां पैसा गया किसी को खबर नहीं है। मीटिंग बैठक बुलाते, जब 90,000 पहुंच गया तब उसके बाद मीटिंग बुलाने लगते हैं। हर्षवर्धन जी एकदम गायब है, आप कहीं देखे थे क्या? ढूंढते रह जाओगे, वो सर्फ ऐड आपने देखा होगा। उसी तरह से हर्षवर्धन जी की स्थिति है, कभी मिलते नहीं, अब मिलते हैं तो फिर बाबा रामदेव के साथ मिलते हैं। ठीक है सर, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर बेहद डरावनी। आपको कुछ तस्वीरों के जरिए जरा इसकी भयावहता को समझाने की कोशिश करते हैं। ये लखनऊ के शमशान घाट की तस्वीरें हैं, जहां कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए 8 से 12 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाट में एम्बुलेंस के भीतर ही शव रखे गए हैं। शमशान में मृतकों के परिजन इस इंतजार में हैं कि कब अंतिम संस्कार के लिए उनके अपनों का नंबर आएगा। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि मृतकों की संख्या बढ़ रही है और कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ अंतिम संस्कार के माकूल इंतजाम न होने की वजह से अंतिम संस्कार के लिए मृतकों के परिजनों को घंटों का इंतजार करना पड़ा। ऐसे में आप ही सोचिए, अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव चलता रहेगा तो फिर ऐसे हालात को संभालेगा कौन? इसी पर बात कर रहे हैं सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। मैं आगे बढ़ती हूं, एक बार फिर से मैं अपने एक्सपर्ट्स का रुख करूंगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोरोना की भयावहता दिखाती हुई ये तस्वीरें। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और डॉक्टर अंशुमन, जब पहले हम कोरोना को लेकर चर्चा करते थे तो मुझे आपकी बात याद आ गई इन तस्वीरों को देखकर। आप अक्सर कहते थे कि रोमाना, अगर इस कोरोना ने प्रचंड रूप ले लिया तो फिर देश को सावधान होना चाहिए, क्योंकि जलाने के लिए शवों को लकड़ी कम पड़ जाएगी, दफनाने के लिए शवों को जमीन कम पड़ जाएगी। और वही तस्वीरें अब आने लगी है। ये सरकारें इस गंभीरता को समझ नहीं पा रही हैं क्या? बिल्कुल ठीक है। पिछले साल मार्च में ही ये बात मैंने कही थी, इसको लाइटली ना लें, सिंपल फ्लू वायरस नहीं है। और स्थिति आज दोबारा फिर से वही आ गई 1 साल। तो 1 साल में हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, इसका आकलन कर लें। आप ओपोजिशन पार्टी, पॉलिटिक्स, नेता सब रहिएगा अगर सब सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस को इस तरह से न लें। इतनी रिसर्च के बाद 1 साल बाद भी मेडिकल साइंस हमारा इस स्थिति में कोई स्पेसिफिक ड्रग ढूंढ पाए। अब वैक्सीन जब मिला है तो रोकने का जो तरीका है और वैक्सीनेशन दोनों साथ साथ चलना चाहिए। मीन सोशल वैक्सीन एंड बायोलॉजिकल वैक्सीन दोनों, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सामंजस्य में आ जाए, यही गुजारिश करूंगा। और पब्लिक से गुजारिश करूंगा, जो एडवाइस दी उसको प्लीज प्रोटोकॉल फॉलो करें। कि डॉक्टर और हॉस्पिटल कोविड फटीग में जा चुके, थक चुके 1 साल से काम करके, और उनकी हालत ये हो चुकी है, केसेज जब बढ़ने लगे हैं, हमारे पास फिर से बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर कमी होगी, और स्थिति भयावह न हो, इसको प्लीज गंभीरता से लें। हमें वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर अपने कुछ बदलाव करना चाहिए क्या डॉक्टर रवि मलिक? डेफिनेटली वैक्सीनेशन हमें ज्यादा से ज्यादा लगानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक 9 करोड़ वैक्सीन लगी है और हमारा देश का आंकड़ा 138 करोड़ का है। तो वैक्सीन डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए, और वैक्सीन के स्टॉक्स अभी हैं काफी सरकार के पास में, और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है वो भी काफी है। मैं एक विनम्र रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए कितनी ही दुखद बात है कि रातों को तो हम कर्फ्यू लगा रहे हैं, कर्फ्यू का मतलब आप समझ लो लॉकडाउन रातों को लग रहा है, और दिनों में हम रैलीज कर रहे हैं। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, जो बात अभी डॉक्टर रवि मलिक कह रहे थे, सिर्फ जो पॉलिटिकल क्लास है ना, जो रूलिंग क्लास है, ऐसा लग रहा है उसने कोरोना का मजाक बना दिया है। अच्छा, चुनावी रैलियों में तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके की भीड़ जुट रही है। बिना मास्क के नेता वहां पर खुद नजर आते हैं। वहां पर खूब सर एक दूसरे पर वार पलटवार, हिंदू मुसलमान सबका जिक्र हो रहा है। सिर्फ कोरोना या मास्क लगा लो, ऐसी कोई बात सुनने के लिए नहीं मिल रही है। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए, जो रात को कर्फ्यू लग रहे हैं, भाई कोरोना क्या रात में घूमने के लिए बाहर निकलता है? ये भी आपने मजाक बनाकर कोरोना का रख दिया है। देखिए रुमाना जी, आपको एक बात समझना पड़ेगा, और ये गंभीर, मेरे ख्याल से जो आपके एक्सपर्ट बैठे हैं या अपोजिशन लीडर है, सबको ये समझ में आता है, और जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि कोरोना को जिस तरह से डील किया जा रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव जिस तरह से दुनिया में तीसरे नंबर पे अभी हम हैं,
चाइना और सिर्फ यूएस से पीछे, लेकिन हम पर डे वैक्सीनेशन जो है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में हो रहा है, 30 लाख से भी ज़्यादा, और स्पीड बढ़ाई जा रही है ताकि जितना ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीनेशन हो पाए वो करेंगे। लेकिन रात और दिन की बात नहीं है, हकीकत तो ये है कि देखिए कोरोना के लिए अगर पूरे लॉकडाउन जिस तरह से हमने पहले किए थे अगर कर देंगे तो उसके भी जो परिणाम है वो भी बहुत गंभीर है। वो आप भी समझती हैं, आपके चैनल में बैठे बाकी जो पैनलिस्ट है वो भी समझते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी समझते हैं। तो उसमें जो मिडिल ग्राउंड जो है वो जो है निकाला जाता है एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं उनके एडवाइस से, और सारे एक्सपर्ट्स के एडवाइस से जो ये सारे जो है तकनीकी डिटेल जो है वो उसको जो भी बनता है वो एक्सपर्ट्स के एडवाइस से बनता है। इसलिए एक्सपर्ट से आप पूछिए तो वो बताएंगे कि जितनी भी प्रिकॉशन ली जाए लाया जाए वो बेहतर हो सकता है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जहान भी है और जान भी है, दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस बना के करना पड़ेगा। आइए डॉक्टर अजय कुमार। देखिए, एक सुझाव जरूर है कि रुमाना जी, अभी तक 13 वैक्सीन के आसपास जो दुनिया में अप्रूव हुई, लेकिन भारत ने अभी तक सिर्फ 2 पे अप्रूव। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल, आप दाम फिक्स कर लीजिए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को किसके इस्तेमाल कीजिए, आप दाम तय कर लीजिए वैक्सीन। लेकिन दुनिया में 13 वैक्सीन अप्रूव होती है। लोग बोलते हैं कि फाइजर वैक्सीन -70 पर है, भारत में इस्तेमाल नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन दिल्ली में तो कुछ लोग को तो कम से कम फाइजर को वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से मॉडर्ना का हो, नोवोवैक्स हो, तो 13 वैक्सीन, लेकिन हम 2 वैक्सीन से लड़ाई कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि इस सरकार में, क्योंकि और मैं जफर इस्लाम साहब को ये कहता हूँ कि जब हम हमेशा सोचते हैं कि एक व्यक्ति या एक संस्थान पर पूरी तरह से दुनिया का ज्ञान है, तो इसमें खतरा है। अब पीएम ऑफिस डायरेक्ट कर रहा है पूरा कोविड वैक्सीन की लड़ाई पर। मुझे लगता है एक आंकड़ा मुझे दर्शकों को बताना चाहिए कि इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में कोरोना के 5283 नए मामले सामने आ रहे हैं। और इस 1 घंटे में जब हम ये संविधान की शपथ शो कर रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे में 28 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं। ये भयावता है इस बीमारी की। ऐसे में सैयद जफर इस्लाम साहब, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कोऑर्डिनेशन करना केंद्र और राज्यों के बीच इतना मुश्किल काम है क्या सर? कोरोना बड़ा दुश्मन है या विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के ज्यादा बड़े दुश्मन? नहीं, देखिए हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो बैठक बुलाई है। आपको मुख्यमंत्री जो है बंगाल की आपको अटेंड नहीं कर रही हैं, उनके लिए क्या प्राथमिकता है भाई? जरा बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनकी प्राथमिकता इलेक्शन है कि उनकी प्राथमिकता यहाँ पर लोगों की जान बचाने की और जो कोरोना के बारे में बात करने के लिए प्रधानमंत्री जो बैठक बुलाई है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए? तो ये साफ आपके सामने दिख रहा है कि अपोजिशन सिर्फ नाटक कर रहा है। सर, अभी तक जितनी बार प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है ना, उसकी लिस्ट निकाल लीजिए जरा, और वो लिस्ट निकाल कर देखिए आप कितनी बार कितने प्रदेश ऐसे जिनके मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल नहीं हुए सर। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी आपको दिख जाएंगे, जहां पर उन सीएम की तरफ से भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए। मैं फिर से गुजारिश कर रही हूँ सर कि इस मामले पर आप बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन क्यों कर रहे हैं? अभी डॉक्टर अभी मलिक कह रहे थे कि साहब हमारा ऑपोजिशन सिर्फ एक है और वो कोरोना है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? बिल्कुल, आप ये कह रहे, आप इसको समझिए जो आप जो स्टेटमेंट दे रही थी कि हमने जो गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में हमारी जो है भूमिका दूसरी है और बीजेपी शासित प्रदेशों में हमारी भूमिका और जो कोऑर्डिनेशन दूसरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए सब स्टेट बराबर हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। हमारे देश की जनता सब एक नजर से देखा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये इसलिए मेरा इस तरह का भेदभाव जो आप लोग ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, ये उसमें कोई विपक्ष की तरफ से आरोप है जो केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और डॉक्टर अजय कुमार से मैं पूछ लेती हूँ कि ऐसे आरोप डॉक्टर अजय कुमार आप लोग क्यों लगा रहे हैं, जबकि सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो भेदभाव करते ही नहीं है किसी के साथ। आइए देखिए रुमाना जी, आंकड़े जो है ना, आप किसी तरह का राय रख सकते हैं, लेकिन आंकड़े झूठने को। अब अगर उड़ीसा में 700 केंद्र वैक्सीनेशन केंद्र जो है बंद हो, अगर नवीन पटनायक जी चिट्ठी लिखते, अगर उद्धव ठाकरे जी चिट्ठी लिखते हैं, ममता बनर्जी चिट्ठी लिखते हैं, तो पूरे क्या हम ये सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिंता नहीं की कोरोना के बारे में? दूसरी बात, आप पिछले 1 साल का काम देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा और स्वास्थ्य मंत्री जी से, कितने बैठक उन्होंने बुलाया है? लगातार 1 साल से तो चुनावी प्रचार में व्यस्त है।
कोई तैयारी नहीं। स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पीएचसी लेवल तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लाना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा सिस्टम को। और दो जो वैक्सीन प्रोड्यूसर इंडिया के हैं, इनसे हम पूछ लें कि ये डिमांड को कितना फुलफिल कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ओपन मार्केट करना पड़ेगा, दूसरी कंपनी को भी इंडिया में इन कराना पड़ेगा, ताकि हमारी आबादी का 75 से 80% जब तक वैक्सीनेट नहीं होगा, हम चेन नहीं तोड़ पाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज आप पॉलिटिसाइज मत कीजिए। जो सजेशन दिया जा रहा है और आप तो खुद ही जफर भाई, आप तो खुद ही अभी कह रहे थे कि हमें स्पीड बढ़ानी है, और नेता वही कह रहे हैं। अब देखिए, राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि हमने 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया अभी एक दिन में, हम इसको लेकर जाना चाहते हैं टारगेट को 7 लाख प्रतिदिन वैक्सीन लगाने का, लेकिन वैक्सीन नहीं है। बात घूमकर फिर वहीं आ जाती है ना। मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहती हूँ कि साहब वो 45 साल की उम्र की जो पाबंदी लगा रखी है, डॉक्टर रवि मालिक, क्या आपको लगता है कि ये पाबंदी भी हटनी चाहिए? 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं उन सबको वैक्सीन देना चाहिए। आइए सर, आइए रुमाना जी, एक जी जफर भाई आइए, प्लीज आइए। ये बात जो है गलत है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन, ये बात जो है स्टेटमेंट है गलत है किसी का भी। यही गलत स्टेटमेंट को हम करेक्ट करना चाह रहे हैं कि आपने अगर आग्रह किया है तो उसको प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, जो आपके जो हेल्थ मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि किसी तरह की कमी नहीं होगी, तो आप उस बात को मानिए। आप वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ा रहे हैं, जो एक फॉर्मूला बना उसके हिसाब से आपको दिया जा रहा है। आप लगता है कि आप ज्यादा कर पाएंगे तो आपने डिमांड अपनी रखी, उसकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन ये कहना कि हमने डिमांड रखा तुरंत और जाके आप जाके मीडिया में ये कह रहे हैं कि हमारी पूर्ति नहीं हुई, ये गलत है। इसको पॉलिटिसाइजेशन कहते हैं। ठीक है सर, हम कहते हैं कि इसको हम साथ लड़ेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। डॉक्टर रवि मालिक आइए, वैक्सीनेशन पॉलिसी में आपकी नजर में क्या बदलाव केंद्र को करना चाहिए? वैक्सीनेशन बढ़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कंपनीज को भी रोकन करना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। हमें हर्ड इम्यूनिटी को 60 से 70% तक ले जाना, और 60 से 70% की हर्ड इम्यूनिटी को ले जाने के लिए 90 करोड़ लोगों को हमें वैक्सीन देनी होगी। 85 से 90 करोड़, विच इज ए ह्यूज नंबर, और ना केवल एक डोज बल्कि दोनों डोज देनी होगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा एपिटाइट है हमारे देश का। तो हमें वैक्सीन भी बढ़ानी चाहिए। और एक मेरी और रिक्वेस्ट है सरकार से कि 45 साल से जो छोटे लोग हैं, कम से कम जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारियां हैं, और वो 45 साल से कम है, और वो रोज हमसे पूछते हैं, क्योंकि मैं कोविड की वैक्सीन भी देता हूँ और कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, वो रोज फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी कब खुलेगी, जो वैक्सीन है हमें कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वैक्सीन बढ़नी चाहिए। और दूसरी चीज है, बच्चों की वैक्सीन के लिए भी तेजी दिखानी चाहिए, क्योंकि हम चैलेंज ये भी फेस कर सकते हैं कि वायरस अपना एकदम से प्रतिरूप चेंज करके बच्चों को इफेक्ट करना शुरू कर सकता है। समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुजारिश बस यही है सरकारों से कि साहब जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करवाइए, ताकि कोरोना के संक्रमण की ये कड़ी टूटे और कोरोना का ये कहर थमे। हमने आज सवाल पूछा, केंद्र राज्य टकराएंगे तो कोरोना से क्या लड़ पाएंगे? आज के सवाल के आंकड़े, मतलब आपकी राय, पोल के नतीजे अब आपके सामने हैं। 76% लोगों का मानना है कि नहीं, इस टकराव से कोरोना को हम नहीं हरा पाएंगे। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल अपने ट्विटर पेज पर एबीपी न्यूज की पोस्ट करते हैं, वहीं जाकर वोट दीजिए और शो का हिस्सा बनिए। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, केंद्र और राज्य के टकराव से नहीं, आपसी तालमेल से हारेगा कोरोना। ये जो समय है वो राजनीतिक बढ़त हासिल करने का नहीं है, कोरोना से लोगों की जान बचाने का वक्त है। ये आज संविधान की शपथ में इतना ही। कल रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।